एलिस कहती है, अगर मुझे तुम्हारी बात थोड़ी सी भी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। किरीटो कहता है, तुम्हें जो सही लगे वो करना। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिन ऑर्डर सबको मानते थे वो कितना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें डिफरेंस का पता नहीं है कि तुम लोग जितने भी अभी बात मान रहे हो वो सभी तुम्हारे ब्रेन में प्लान्ड है। सबको वो स्टोरी पता है कि तुम नाइट सबको हेवन से लाया गया है इस वर्ल्ड के भलाई के लिए। क्या तुम्हें पता है हेवन कैसा दिखता था या तुम्हारे पेरेंट्स सब? एलिस कहती है, नहीं, क्योंकि हमारे हेवन का मेमोरी सबको सील्ड कर दिया गया है। हमें बताया गया है कि गॉड स्टेसिया ने हमारे मेमोरी को सील कर दिया यहाँ आने के बाद। किरीटो कहता है, पर गॉडेस स्टेसिया ने ये नहीं किया है, ये पोंटोफिक्स थी। अगर उसने हेवन का मेमोरी नहीं बल्कि यहाँ का मेमोरी को सील किया। तुम सब नाइट्स ह्यूमन ही थे, तुम सबकी भी यहाँ एक अपनी जिंदगी थी और तुम्हारा नाम था एलिस जूबर्ग। तुम एक रूलेट नाम की विलेज से थी और तुम गारा केज में एक गुफा पर गई हुई थी जो कि एंड माउंटेन डार्क टेरिटरी से कनेक्ट था और तुमने गलती से डार्क टेरिटरी का जमीन को छू दिए और तुमने टर्बो इंडेक्स का लो तोड़े। एलिस को थोड़ी थोड़ी धुंधला यादें सब आने लगती है। वो कहती है, मेरा नाम एलिस जूबर्ग था पर मैं एंड माउंटेन और रूलेट को याद नहीं कर पा रही हूँ। किरीटो कहता है, खुद को फोर्स करने का जरूरत नहीं है, तुम भी एल्डेरिया की तरह हो जाओगे नहीं तो। एलिस कहती है, अभी बहुत देर हो चुका है, तुम जो कुछ भी जानते हो जल्दी बताओ। किरीटो बताता है, तुम्हारा फादर वहाँ का एल्डर था गाजुब जूबर्ग, पर मुझे तुम्हारे मोम का नाम पता नहीं है और तुमने पहले भी सुने। तुम्हारी एक छोटी बहन है, उसका नाम सिल्खा है। चर्च ने जिस दिन से तुमको ले गया था उस दिन से वो तुम्हारे ही बारे में सोचती है और तुम वहाँ पे एक नन थी और तुम कोई सा भी आर्ट काफी अच्छी तरीके से कर पाती थी और तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारी तरह बनने का कोशिश कर रही है, वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। एलिस कहती है, तुमने कहे थे तुम्हें पोंटिफिक्स को हराकर ह्यूमन रोम को बचाना है। किरीटो कहता है, हाँ, प्लान तो यही है। एलिस कहती है, हम इंटीग्रिटी नाइट का भी ह्यूमन रेम को प्रोटेक्ट करने का काम है। हम डार्क टेरिटरी से आने वाले क्रीचर सबको मारते हैं। अगर तुम सब इंटीग्रिटी नाइट और पोंटिफिक्स को हरा दोगे तो फिर क्या इस जगह को बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। किरीटो कहता है, अगर डार्क टेरिटरी के लोग फुल फोर्स में आएंगे और तुम 30 इंटीग्रिटी नाइट उनके लिए काफी रहोगे, उन्हें हराकर डार्क टेरिटरी वापस भेजने में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ब्रोकली सेनेटर से कहता है, तुम्हें पोंटिफिक्स से डार्क टेरिटरी के बारे में बात करना चाहिए। उनका फोर्स धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, वे किसी भी समय अटैक कर सकते हैं और हम नाइट इनफ नहीं होंगे उन्हें डिफीट करने में। सेनेटर कहता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अपना दिमाग चलाओ और इसके बारे में खुद ही सोच लो। मैं इसके बारे में बात करते हुए थक चुका हूँ। पोंटिफिक्स के ऊपर भरोसा करो और उसने क्या बोला वो बस करो। एलिस कहती है, मेरे अंकल इस बारे में सही थे, मतलब कमांडर कहते थे हमारे नंबर उनके मुकाबले काफी कम है। ह्यूमन एम्पायर के पास अभी भी कोई भी आर्मी नहीं है जिससे वो डार्क टेरिटरी के साथ वॉर कर सके। किरीटो कहता है, हाँ, और हमारे पास आर्मी नहीं है, ये पोंटिफिक्स का भूल है। मुझे पता है क्यों नहीं है, वो घबराती है। अगर लोगों के पास वेपन होगा तो वे लोग उसके खिलाफ जाएंगे और अगर वॉर होगा तो नोबल सब कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने की जगह करप्ट हो जाएंगे और वे अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। ये वर्ल्ड के पास अभी भी टाइम बचा है। डार्क आर्मी के आने से पहले हम अपने सैनिक बना सकते हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं। एलिस कहती है, ये इम्पॉसिबल है। तुमने अभी कहे कि नोबल सब कितने करप्ट है, वे बस अपने बारे में ही सोचेंगे और किसी के भी नहीं। किरीटो कहता है, हाँ, उनमें से थोड़े से होंगे पर सभी नहीं, सभी उनकी तरह नहीं है। लोअर क्लास नोबल्स और कॉमनर्स हमारे साथ जरूर देंगे, हमें बस टावर में है उन सब वेपन्स को बाहर ले जाना है और उन सबको शॉर्ट टेक्निक और सीक्रेट आर्ट सिखाएंगे जो तुम नाइट सबको पता है। अगर हम ये करेंगे तो हम कुछ ही सालों में अपनी एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं, पर पोंटिफिक्स के जिंदा होते हुए हम ये कभी भी नहीं कर सकते। एडमिनिस्टर डार्क टेरिटरी के फोर्स से उतना नहीं घबराता है जितना लोगों के फ्री विल होने पर घबराती है, तो वो कभी भी उतना लॉयल आर्मी खड़ी नहीं कर सकती है। तो मैं कहता हूँ हम खड़े कर लेंगे, हम एडमिनिस्टर को हरा कर उन सभी लोगों को फ्री कर देंगे और हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा उनसे हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे और कुछ लक रहेगा तो हम वो आर्मी बना लेंगे जिससे हम डार्क टेरिटरी की आर्मी से लड़ पाएंगे। एलिस सोचने लगती है, मिनियन सब यहाँ तक आ चुके हैं, पोंटिफिक्स भी इन्हें रोक नहीं सकती है, इसीलिए वो अपने लॉयल सर्वेंट सबसे ये काम करवाती है और वो काफी सोच लेने के बाद में कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, एक कंडीशन पे। अगर मेरा मेमोरी बैक आ जाएगा तो मैं अपनी सिस्टर सिलिका से मिलना चाहूंगी। किरीटो कहता है, हाँ, पर तुम्हें उससे पहले एक बात सुनना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मेमोरी वापस आ जाएगा तो तुम अभी जो हो वो नहीं रह पाओगी। एलिस सिंथेसिस 13 और तुम्हारा अभी का मेमोरी सब चले जाएगा, तुम पहले की तरह एलिस जूबर्ग बन जाओगी। एलिस सिल्का सिल्का याद करने लगती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा और आवाज याद नहीं है, पर जब मैं उसका नाम लेती हूँ तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगती है। मेरा लिप्स, हार्ट, उन चीजों को याद रखी हुई है। मैं हर दिन वो नाम लेती थी और वो सिल्का का नाम लेते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगती है और वो कहती है, मुझे पता नहीं पर मेरा एक फैमिली है, मैं
मेरे मॉम डैड और सिस्टर मेरे अपने किसी जगह में तारों के नीचे, और वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो किरीटो से कहती है, तुमने कहे थे कि हमें इंट्रिग्रिटी नाइट ने क्रिएट किया है। मैं भी यही सोचती थी। ये शरीर जिसमें मैं 6 साल से हूँ वो किसी और से लिया गया है। अब मुझे वो पता चल चुका है, तो इसीलिए मैं उसे वो चीज लौटा दूंगी उनकी करीबी वालों को, और मुझे लगता है तुम भी उसे चाहते होगे। किरीटो हाँ कहता है। एलिस उससे पहले एक फेवर पूछती है, क्या ओरिजिनल एलिस के मेमोरी आने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रूलेट विलेज चलो। मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, पर मैं खुद को उन्हें नहीं दिखाऊंगी। बस तुम बता देना कि वे कौन है, मैं यही बस देखना चाहती हूँ। किरीटो उससे प्रॉमिस करता है। एलिस कहती है तो इसे निभाने मत भूलना, और वो शांति से खड़े हो जाती है और वो कहती है, आज से और अभी से मैं ह्यूमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करूंगा और यहाँ के लोगों को। मैं एलिस सिंथेसिस 13 अपने इंट्रिग्रिटी नाइट वाले रैंक को छोड़ता हूँ। तभी उसको कुछ होने लगती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। किरीटो देख पाता है कि उसकी आंखों में कुछ हो रहा है। वो देख पाता है कि उसका आँख काला होकर उसमें बारकोड दिखने लगता है। एलिस कहती है, मैं अपनी आंखों में कुछ सिंबल्स देख पा रही हूँ। किरीटो कहता है, कुछ मत सोचो और बस अपने दिमाग को खाली करो। तुम चर्च के खिलाफ जाने का कोशिश कर रहे थे, तो अब तुम्हारे अंदर शायद से कोई मेंटल बैरियर आ गया होगा, उसी की वजह से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। अगर तुम इसके बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा आँख फट जाएगा। एलिस कहती है, ये कितना गलत है, मुझे ही अभी सब कुछ याद आ गया था। तभी ही ऐसा क्यों? क्या वो लोग इतने में ही खुश नहीं थे? क्या वो पोंटिफिक्स है जिसने मेरी आंखों को ऐसा किया? किरीटो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये वो है। ये क्रिएटर है जो कि बाहर से सब कुछ देखता है, यहाँ के गॉड की तरह, पर उसने तुम्हारी स्टोरी को क्रिएट नहीं किया है। एलिस दर्द से रोने लगती है। वो कहती है, गॉड, हम नाइट उनके सर्वेंट है, हम उनके नाम के सहारे काफी फाइट किए, हम उनके वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किए, और वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उसने मेरी फैमिली के साथ वाली मेरी मेमोरी ले लिया और वे मेरे ऊपर ये स्पेल कर दिए जिससे मैं हमेशा उनका सर्वेंट बना रहूं, और वो मैं पपेट नहीं हूँ कहते हुए चिल्लाने लगती है। और वो कहती है, किसी और ने मुझे क्रिएट किया है, पर मेरा दिमाग मेरा खुद का है, और मैं यहाँ के सभी लोगों का प्रोटेक्ट करूंगा, उनका बात ना मानकर, यही मेरा मिशन है। और वो किरीटो के गले लग जाती है और वो कहती है, इस चीज को तोड़ने के लिए मुझको पकड़ो। किरीटो उसका बात मानता है। एलिस कहती है, सुनो एडमिनिस्टर और हार्डलेस क्रिएटर, मैं अपने मिशन और इस वर्ल्ड के लिए मैं तुम सबका बात मानने से इनकार करती हूँ। और तभी एलिस का आँख ग्लिच करने लगती है और वो फट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक जगह में यूजियो को देख पाते हैं। उसको कोई लड़की दरवाजे के पीछे से बुला रही हुई होती है। वो उस रूम में किसी को देख पाती है। वो लड़की कहती है, बाहर काफी ठंड है, यहाँ पर आओ, और वो यूजियो को अपने बाहों में ले लेती है। यूजियो कहता है, मॉम, क्या ये आप हो? वो लड़की कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। यूजियो पूछता है, डैड किधर है और मेरे भाई लोग? वो लड़की कहती है, तुम्हें याद नहीं, तुमने उन सबको मार दिए। यूजियो अपने हाथों में ब्लड देख पाता है और वो घबराया हुआ एक रूम में जागता है। वो कहता है, मेरे को क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और वो जो हुआ होता है उन्हें याद करने लगता है और वो उस जगह को देखते हुए कहता है, क्या मैं सेंट्रल कैथेड्रल के टॉप फ्लोर में हूँ? और वो वहाँ पे एडमिनिस्टर को देख पाता है और वो कहने लगता है, अगर ये टॉप फ्लोर है तो ये वही होगी, और वो उसके पास जाने लगता है। यूजियो उसको छूने का कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई छोटी बच्ची यूजियो को कहता है, नहीं यूजियो, वहाँ से भाग जाओ। यूजियो कहता है, ये पोंटिफिक्स है, अभी ही मेरे पास चांस है, और वो डैगर निकालता है और वो सोचने लगता है कि नहीं, मैं इसे यहाँ यूज नहीं कर सकता, मुझे इससे एलिस को ठीक करना है। वो बच्ची यूजियो को भाग जाओ कह रही हुई होती है। एडमिनिस्टर जाग जाती है। वो यूजियो को देखते हुए कहती है, तुम बेचारी बच्चे। यूजियो कहता है, बेचारे बच्चे? एडमिनिस्टर कहती है, हाँ, तुम बिल्कुल बेचारे फूलों की तरह लग रहे हो जिन्हें तोड़ा मसला जा रहा है। यूजियो कहता है, क्या मैं फूल? एडमिनिस्टर कहती है, हाँ, तुम अपने आप को देखोगी तो तुम समझ जाओगी, तुम किसी चीज के लिए तड़प रहे हो। यूजियो कहता है, पर किस चीज के लिए? एडमिनिस्टर कहती है, प्यार के लिए। यूजियो कहता है, तुम गलत हो, मुझको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। एडमिनिस्टर कहती है, तुमको प्यार के बारे में ही कुछ नहीं पता, इसलिए तुम कुछ भी नहीं जानते। यूजियो कहता है, तुम गलत हो, मेरा मॉम मुझको प्यार करती थी, जब मैं सैड होता था वो मुझको खुश करती थी। एडमिनिस्टर कहती है, हाँ करती होगी, पर तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे ब्रदर सबको भी प्यार करती थी। यूजियो कहता है, पर वो सबसे ज्यादा प्यार मुझको करती थी। एडमिनिस्टर कहती है, पर वो किसी और को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे फादर, तुम्हारे ब्रदर, इसीलिए तुम उन्हें हेट करते थे क्योंकि उन्होंने ये चीज तुमसे छीन लिया। यूजियो कहता है, झूठ बोलना बंद करो, मैं अपने फादर ब्रदर सबसे हेट नहीं करता था। एडमिनिस्टर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तो तुम उस लड़के के ऊपर कभी अटैक नहीं करते। यूजियो कहता है, कौन? एडमिनिस्टर कहती है, वो लड़का जो कि तुम्हारे लाल बालों वाली लड़की के बीच में आया था, और जब उस लड़के ने उस लड़की को तुमसे छीन लिया तब तुमने गुस्से में आकर उसको काट दिए क्योंकि तुम्हें जो पसंद था वो चीज को उसने तुमसे छीन लिया था। यूजियो कहता है, मैं जेलस में आकर रायोस के ऊपर अटैक नहीं किया था। एडमिनिस्टर कहती है, इसीलिए
तुम यहाँ पर अकेले हो अभी, क्योंकि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। वे नहीं चाहते कि तुम उनके साथ रहो, इसीलिए उन्होंने तुमको छोड़ दिए और अब तक तो वो लोग तुमको भूल भी चुके होगे। यूजियो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझको अभी भी किसी ने याद रखा है, वो एलिस है जिसको मेरी जरूरत है। एडमिनिस्टर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वही तुमको प्यार करती है? और वो सामने से गायब होते हुए पीछे से आकर कहती है पर तुम उसको भूल चुके हो, पर मैं तुमको याद दिला सकती हूँ। तुम्हारे अंदर एक मेमोरी कैद है, उससे मैं बाहर निकाल सकती हूँ। हम यूजियो के बचपन वाले रूप को देख पाते हैं। वो कहता है मैं किरीटो और एलिस को सुबह से नहीं देख पा रहा हूँ, आखिर वे कहाँ पर हो सकते हैं? तभी वो उनको देखते हुए उनका बातें सुन पाता है। किरीटो कहता है वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है, चलो यहाँ से चले। एलिस कहती है चिंता मत करो, हम यहाँ पर और भी थोड़ी देर रुक सकते हैं। यूजियो कहता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये तो कभी हुआ भी नहीं था। एडमिनिस्टर कहती है मैंने तुमसे कही थी, क्या तुम्हें अभी मेरे ऊपर भरोसा आ रहा है? वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, उसे शुरुआत से ही तुम कभी पसंद ही नहीं थे। और वो उसके गले लगते हुए कहती है पर मैं उस लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपना सारा प्यार बस तुम्हें ही देना चाहती हूँ। और वो अपने कपड़े को खोलते हुए कहती है चलो पास में आ जाओ यूजियो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्यार क्या को कहते हैं, और तुम भी मुझको उतना ही प्यार करना। अगर तुम मुझको अपना सारा प्यार दे दोगे तो मैं भी अपना सारा प्यार तुम्हें दे दूंगी, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते वैसा प्यार मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यूजियो कहता है तो इसी चीज को प्यार कहते हैं फिर, चीज जो तुम एक दूसरे को दे सकते हो पैसों की तरह। एक लड़की यूजियो को रोकती है, वो टी से होती है, वो कहती है ये कोई प्यार नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ने का कोशिश करते हैं पर एक बैरियर उन्हें रोक लेता है। एलिस कहती है बुद्धू मत बनो, प्यार ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हें भी कुछ मिले। और उन दोनों के बीच में भी एक सील्ड आ जाता है और किरीटो और उसके बीच में भी एक बैरियर आ जाता है, और इस वक्त तक यूजियो का माइंड सील हो चुका हुआ होता है। एडमिनिस्टर उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास खींचती है और वो उसको अपने ऊपर सुला लेती है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम उन सभी बुरी यादों को भुलाना चाहते हो और अपने मरने तक मुझसे ही प्यार करना चाहते हो, पर इसके लिए तुम्हें कुछ प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें मुझ पर ही भरोसा करना होगा और मैं तुम्हें जो चीज बोलूँ वो तुम्हें बोलना पड़ेगा। चलो फिर अभी इनिशिएट द सीक्रेट आर्ट। यूजियो कहने लगता है सिस्टम कॉल। एडमिनिस्टर कहती है चलो फिर मेरे बातों को अभी रिपीट करो, रिमूव सिस्टम कोर प्रोटेक्शन। यूजियो वैसा ही बोलता है और वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? मुझे और दुख में नहीं रहना है और मुझको अकेले भी नहीं रहना। एडमिनिस्टर कहती है हाँ वैसे ही अभी होने ही वाला है, चलो मेरे अंदर आ जाओ इंटरनल स्टेसिस में। तो ऐसी चीज जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो इसीलिए वो इमेज शो नहीं कर सकता। और वैसे भी ये एपिसोड खत्म हो चुका है, चलो भाई। हाँ चलो भाई। 13 मिनट का करना है।